अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। पिछले दिनों पाकिस्तान में कुछ आवाज़ें सुनी, कमज़ोर औरत और उस पर होने वाले जुल्म। नर्म नाजुक दिखने वाली औरत न कमज़ोर होती है न पस्त हौसले वाली। और अगर मैं ये कहूँ कि इस बात को जहाँ दुनिया भर में औरतें साबित करती रही हैं, वहीं इस मकाम पर कि जब सारी दुनिया की नज़रें न्यूजीलैंड पर हैं, तो वहाँ भी एक औरत ही मजबूत नजर आई। एक औरत की हसासियत दूसरों की तकलीफ में उसके चेहरे पर दर्द की सूरत में नजर आई। अपने प्यारों को बेमौत खो देने वालों का गुस्सा एक औरत के चेहरे पर नजर आया। उसी माशरे का मर्द जब इंसानियत के जज्बे से आरी होकर मरने वालों के लिए भी ऑल फॉल बक रहा था, उस वक्त भी मजबूत एक औरत ही नजर आई। और ये मजबूत औरत न्यूजीलैंड की वजीर आजम है। एक सेनेटर, एक कातिल और कुछ मुट्ठी भर इंतहा पसंदी की सोच रखने वालों के अलावा हादसे के बाद जिस तरह का तर्ज अमल देखा गया है, बेशक ये जिंदा कौमों की अलामत है। बेशक दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई नस्ल नहीं होती। दहशतगर्दी सिर्फ दहशतगर्दी होती है। दुनिया को इस एक नुक्ते पर मुत्तहद होने की ज़रूरत है। और बेशक पाकिस्तान पिछले कई सालों से इस पर मुत्तहद भी है और हज़ारों कुर्बानियाँ भी दे चुका है। और ये कौम कितनी मुत्तहद है, यकीनन इसकी ज़िंदा मिसाल कल करोड़ों लोगों ने देखी होगी और पहलू में सरहद पर आग भी लगी होगी। लेकिन जिस वक्त सब मुत्तहद हैं, उस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कहाँ है? 30 साल तक कराची पर हुक्मरानी करने वाले जब कराची जीत रहा है, दमक रहा है, चमक रहा है, आज कहाँ है? कोई दुख, कोई मलाल या कोई याद भी है? फखरे आलम की आवाज़, 1 मिनट की खामोशी और 28,000 का मजमा खामोश। किसी को तो इस बात से कोई पुरानी याद तो आई होगी। लेकिन अपने दौर का सबसे कमज़ोर तरीन वक्त गुजारने वाली जमात क्या इस बात का मलाल रखती भी है या नहीं? बात होगी आज शो में। कल आपने PSL का जो मैच देखा, उसमें जो मुकाबला देखा जहां जीत गए कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन इसके साथ साथ उसी मैदान में एक मुकाबला और भी हो रहा था। वो आपने देखा या नहीं देखा और उसमें कौन जीता है, ये मैं आपको बताऊंगी प्रोग्राम में ही। लेकिन पहले आज के टॉप इशूज़ आपको दिखा देती हूँ। पाकिस्तानी दहशतगर्द नहीं, हीरो हैं। क्राइस्टचर्च हमले में शहीद होने वाले नईम रशीद ने यह साबित कर दिया। सब अपनी जान बचाने में लगे थे और नईम रशीद को दूसरों की जान की परवाह थी। किस तरह गोलियों की तड़तड़ाहट रुक जाए, किस तरह दीगर लोग बच जाएं। नईम ने आओ देखा न ताओ हमलावर पर झपट पड़े और बेटे समेत शहीद हो गए। डील की खबरें गर्म, अपने पराये सभी सवाल उठाने लगे। सेनेटर ताहिर बजंजो कहते हैं जरदारी और शहबाज शरीफ अपने लिए रास्ते निकाल रहे हैं। अगर नून लीग अपनी जरूरत के लिए पीछे हटी तो नेशनल पार्टी अपने फैसले करने में आजाद होगी। भुट्टो नजरअंदाज, असद उमर जिंदाबाद। सोशल मीडिया पर नेशनल स्टेडियम की वीडियो वायरल। बिलावल भुट्टो के सामने ही गो बिलावल गो के नारे लग गए। तमाशाई असद उमर की पजीराई करते रहे। एक जानिब जहां पूरा कराची PSL के लिए मुत्तहद था, वहीं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट गायब। इस हादसे में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश करते हैं और उनकी फैमिली से इजहार ताज़ियत करते हैं। उनकी फैमिली भी हमारे साथ प्रोग्राम में आगे चलकर मौजूद होगी, लेकिन उनका तस्करा भी यहाँ पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जिनका जो रोल था वो हादसे के बाद दिखाई दिया और कितना पॉजिटिव जस्चर दिखाई दिया, जिससे अंदाज़ा हुआ कि जिंदा कौमें आखिर क्या होती हैं, इंसानियत आखिर कहते किसे हैं। न्यूजीलैंड के शहरी दुनिया को इस वक्त दिखा रहे हैं। क्राइस्टचर्च की मसाजिद में दहशतगर्दी के बाद नमाजियों की हिफाजत की बात हो, वहाँ भी न्यूजीलैंड के शहरी आगे आगे दिखाई दे रहे हैं। न्यूजीलैंड के फुटबॉलर्स ब्राउसिस ने, माफ़ कीजिएगा, क्राइस्टचर्च की 2 मसाजिद में हमलों में शहीद अफराद को खराज अकीदत पेश किया। मैच का पहला गोल करके शहदा की याद में ग्राउंड में सजदा किया। न्यूजीलैंड में तमाम कम्युनिटीज़ की जानिब से शहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। जाए शहादत पर फूल रखने का सिलसिला इनकी जानिब से जारी है और ये इजहार यकजहती की एक बेहतरीन, एक ज़बरदस्त मिसाल है कि जिसका सबूत न्यूजीलैंड के अवाम और हुक्मरान दोनों की जानिब से दिया जा रहा है, बड़ा वाज़े दिया जा रहा है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म मसाजिद के दौरे कर रही हैं। नमाजियों से ताज़ियत करते हुए उनकी तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही हैं। उनके चेहरे पर शहदा के घर वालों का कर्ब साफ दिखाई दे रहा है। ये साथ साथ आपको मैं वीडियो भी दिखा रही हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा इसमें कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो गुस्सा है
वो इनके चेहरे पर साफ महसूस हो रहा है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम की जानिब से ठोस इक़दाम का सिलसिला भी जारी है। इनकी जानिब से कहा गया है कि इस्लाम फोबिया और नफरत के लिए कहीं जगह नहीं है। न्यूजीलैंड काबीना इजलास में गन कवानीन में तब्दीली के फैसले पर इत्तेफाक हो गया। फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया साइट्स को नफरत अंगेजी के खिलाफ मजीद इक़दाम करना होंगे। न्यूजीलैंड की वजीर आजम मुसलमानों के लिए फ़िक्रमंद हैं, जो मुल्क की आबादी का 1% है। उस पर बात करने के लिए बिलाल साहब इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। न्यूजीलैंड में मसाजिद में दहशतगर्दी काबिल मजम्मत है, यकीनन काबिल मजम्मत है, लेकिन मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए अवाम और हुक्मरान क़यादत का जो मज़बूत चेहरा सामने आया है, किस तरह से देखते हैं इसको आप? ये आपकी बड़ी ही अहम बात मेरे ख्याल में की है। इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जिस चीज़ पे वुमेंस डे पे हमने अपने आप को तजलील किया कि ये अपनी आंखों पे डाली और इस तरह के जुमले हमने लिखे जो कि इंतहाई नामाकूल थे, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं थी, उसी लिबास को आज जब एक न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर पहन के मस्जिद में जाती है तो वो वही लिबास हमारे लिए बायस इज़्ज़त और बायस इफ्तिखार बन जाता है। मेरे ख्याल में हमारे लिए सोचने का बहुत बड़ा लम्हा है। वहाँ पर लोगों ने ताज़ियत की है, लोगों ने गम शेयर किया है, लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोले हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, या यहूदियों और ईसाइयों दोनों ने मिलकर अपने अपने सिनेगॉग्स और अपने अपने चर्चेस को खोला है कि जो लोग यहाँ पे मेहमान हैं वो हमारे मेहमान हैं। लोगों ने खाना वहाँ पे लिया, लेकिन ये रेसिप्रोकल है। जब मुसीबत आती है तो मुसलमान भी उनके लिए इसी तरह करते हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन गौर फरमाइए ज़रा कि कमाल बात है, जितना इत्तेहाद का, मोहब्बत का और इज्जत का मुजाहरा आज यूरोप में गैर मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, उतना मुजाहरा क्या उसका अशरे अशीर भी मुसलमान रियासतें और मुसलमान ममालिक या सो कॉल्ड उम्मा जो मुसलमानों की है, उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। टर्की के प्रेसिडेंट ने जो OIC को कॉन्फ्रेंस में कॉल किया वो इसलिए की है क्योंकि इस शख्स ने, इस दहशतगर्द ने अपनी मेल्स के अंदर ये लिखा हुआ था कि मैं इसको भी, अर्दोगान को भी कत्ल करूंगा और सादिक को जो कि मेयर है इंग्लैंड का, लंदन का, उसको भी कत्ल करूंगा। इसलिए उन्होंने किया। लेकिन मैं कहता हूं कि कमाल कौम है, कमाल किरदार साजी लोगों की और कमाल किरदार साजी हुकूमत की और रहनुमाओं की, जिन्होंने हमारे साथ खड़े होके, मैं जुमला कहता हूं, मुझे बताइएगा कि क्या यह मुमकिन नहीं है कि अगला जुमा जो है वो तमाम मुस्लिम रियासतें जो हैं वो जाके इन दो मसाजिद में पढ़ें और अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करें। लेकिन आज पाकिस्तान में, आज किसी भी इस्लामी ममालिक में एक फूल का गुलदस्ता भी उन लोगों की याद में, किसी चौक में, किसी मोमबत्ती ने उनके लिए अपने आप को नहीं जलाया। मुझे लगता है कि वहाँ जहाँ बहुत बड़ी अदब की, अकीदत की और फ़ख्र की बात है, उतनी ही ज़्यादा हमें अपनी तरफ देख के शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए। बिल्कुल बिलाल कुतुब साहब, और जो जितनी कैपेसिटी में जो कर सकता है वो तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके साथ साथ एक नेगेटिव रोल ये दिया कि जब वो मसाजिद में अगर खड़े हुए हैं, अगर आके प्रोटेक्ट कर रहे हैं नमाजियों को, तो सोशल मीडिया पर आप कुछ और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सोशल मीडिया पर आकर उनके पहनावे को लेकर, उनके तर्ज अमल को लेकर, उनके अंदाज को लेकर आप उनकी सच्चाई को नहीं देख रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं, आप इन चीज़ों पर तनकीद कर रहे हैं। इस पर मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी, लेकिन अगर हम इस सानही की बात करते हैं और इस सानही के साथ अगर हीरो को ना याद किया जाए तो फिर ये बात नामुकम्मल होगी। इस सानही की हीरो का मैं तस्करा करती हूँ, उनकी फैमिली मेरे साथ मौजूद है, लेकिन पहले ये देखिए। उसके बेटे का, उसका लॉस बहुत बड़ा है और उसकी वालदा के लिए बहुत टफ है। मैंने 11 साल का वो यतीम हो गया था, मैंने यतीम पाल। और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहे। एक निहत्था शख्स क्या कर सकता था, लेकिन उसने कोशिश की। जितने उसको लोग जानते हैं, जब वो उन्होंने वीडियो देखी है तो वो कहते हैं ये नईम रशीद ही कर सकता है। दिलों को गमज़दा कर देने वाला ये वाक़या न्यूजीलैंड में पेश आया। सानहे ने दुनिया के हर इंसान की रूह को झंझोर डाला है। क्राइस्ट चर्च हमले में न्यूजीलैंड की अक़लियती आबादी यानी मुसलमान दहशतगर्द के निशाने पर थे। मकरू चेहरे के हामिल इस दहशतगर्द ने दियारे गैर में आबाद कई पाकिस्तानी घरानों के रोशन चराग बुझा दिए। 9 पाकिस्तानी घरानों में इस वक्त सफ़े मातम है। अपनों से दूर, अपनों के मुंतज़िर, अब अपनों की मैयतों के इंतज़ार में है। ये बड़ा कर्ब का लम्हा है। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के बेटे नईम रशीद ने सफाक हमलावर को रोकते हुए
साबित कर दिया कि कौम के हीरो ऐसे होते हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते, जो अपने साथियों को किसी मुश्किल घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ते। कातिल को खतरनाक इरादों से रोकने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी हीरो नईम रशीद ने शहादत का रुतबा पाया है। साबित हुआ है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द नहीं होते, पाकिस्तानी हीरो हैं, पाकिस्तान के सपूत जाबाज हैं, निडर हैं, और ये बात अब दुनिया मान रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने नईम रशीद शहीद को बहादुरी पर एजाज़ देने का ऐलान किया है। 23 मार्च की तकरीब में नईम रशीद की बहादुरी का एतराफ़ किया जाएगा, एजाज़ से नवाजा जाएगा। खुदा सोगवारान ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। साथ मौजूद हैं नईम रशीद के भाई रिजवान रशीद साहब। रिजवान साहब, यकीनन बहुत दुख की घड़ी है, बड़े कर्ब का लम्हा है इस वक्त आपके ख़ानदान के लिए। आप और आपकी वालिदा का हौसला बिलाशुबा बुलंद है। आपके भाई की बहादुरी का दुनिया एतराफ़ कर रही है। क्या एहसासात हैं इस वक्त, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बताना चाहेंगे अपने भाई के लिए दुनिया को? रिजवान साहब, आपकी जानिब मैं दोबारा आती हूँ, आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही है। बिलाल कुतुब साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ये शहीद के भाई। यकीनन एक कदम इन्होंने वहाँ पर उठाया, जो कुछ इन्होंने किया, अपनी जान की फ़िक्र नहीं की, शहीद हो गए, और न सिर्फ अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, बल्कि पूरी कौम के लिए। अगर पाकिस्तानियों के बारे में कुछ कहा जाता है, अगर कुछ समझा जाता है, अगर मुसलमान कौम के बारे में कुछ कहा जाता है, कुछ सोचा समझा जा सकता है, तो इस लेबल को धोने में बहुत बड़ा किरदार है नईम रशीद साहब का। आप आपकी बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने नेल को हिट किया है वहीं पे जहां पे कि बुल का आय होना चाहिए। देखिए, इसमें बड़ी आला बात यह है कि ये पाकिस्तान की असल शक्ल है जो कि शुहदा की शक्ल में हमें नजर आती है। जो काम पाकिस्तान का जो बयानिया है, जो मुसलमानों का बयानिया है, वो हुकूमतें नहीं दे सकी, वो तबलीग वाले नहीं दे सके, वो उलमा कराम नहीं दे सके, लीडरशिप नहीं दे सकी, वो इन शुहदा के खून ने, 50 शुहदा के खून ने, और खास तौर पर नईम के खून ने जो है वो हमारे माथे के ऊपर एक ताज सजा दिया है। और इसमें उस बच्चे को भी ना भूलिए, अब्दुल रहमान को, जो कि अफगानिस्तान से आया था और उसने भी पूरी जिद्दोजहद की, 4 बच्चों का वो भी बाप था। लेकिन मैं एक बात अमल करूं, जो आपने कहा सोशल मीडिया के ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये सिर्फ शर्मनाक का लफ्ज इसके लिए शायद बहुत कम होगा, इसके लिए जहालत का लफ्ज इस्तेमाल करना भी कम होगा। लेकिन ये उन लोगों का कसूर नहीं है, ये हमने अपने गिरेबान चाक खुद किए हैं। अगर याद हो तो 2 रमजान पहले हमारे ही रमजान ट्रांसमिशन में मुफ्ती साहब ने कराची में हमने कहा, जब उनसे ये कहा गया कि इंग्लैंड के अंदर चर्चिस खोले मुसलमानों को रोजे खिलवाने के लिए, तो क्या हम 25 दिसंबर को, 24 दिसंबर को उनके लिए अपनी मसाजिद नहीं खोलेंगे? उन्होंने कहा नहीं खोल सकते, और आप इस पे बात ना कीजिए क्योंकि मैं मिंबर पे बैठता हूं। हम लोगों ने अपने दिलों और नजरों को खुद छोटा किया है, उन लोगों ने अपने दिलों और नजरों को हमारे लिए आज खोला है। मेरे ख्याल में आज जो सबक मिलना चाहिए वो हमारे उलमाए कराम को मिलना चाहिए कि हाथ पकड़ के दीवार सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं बनेगी। एक गैर मुसलमान हमारी हिफाजत के लिए अगर बना रहा है तो हमें उसको भी ताजीम की नजर से देखना है, बजाय इसके कि हम शरीयत का नफाज अपने की पे करने की बजाय लोगों के ऊपर करें। यह बहुत तंग नजरी और अकली तंगदस्ती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये तंग नजरी का मुजाहरा है जो इसमें भी कुछ मुट्ठी भर अफराद ही हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा माशरा इस चीज़ पर लगा हुआ है, क्योंकि अब हम भी यहाँ पर बैठ के इस किरदार की तारीफ ही कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए, अभी पिछले दिनों हमारे पास ये हुआ, ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर जिस तरह से हमारी ख़वातीन निकली, ख़वातीन के कमज़ोर होने की बात की गई, ख़वातीन के हुकूक के लिए बात की गई। लेकिन यहीं पर ही जब एक हमला होता है, एक दहशतगर्दी का ये सानहा होता है, उसमें अगर कोई मजबूत किरदार हमने देखा, एक आपने उस शख्स को देखा फ्रेजर एनिंग, जिसके क्या कलमात थे, क्या बातें इसने मुसलमानों के लिए की, और फिर उसके बाद एक खातून का इतना मजबूत किरदार जो हमने देखा। इस किरदार पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिलाल साहब, मैं जरूर आपसे बात करूंगी और मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये खवातीन दुनिया भर में इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के काम कर रही होती हैं जिसकी वजह से मजबूत होती हैं, कितनी जरूरत है इन चीजों को देखकर सीखने की। लेकिन इस वक्त शहीद की फैमिली फिर मुझे ज्वाइन कर चुकी है, रिजवान रशीद साहब मौजूद हैं। रिजवान रशीद साहब, गुफ्तगू का आगाज कीजिए। सबसे पहले आप अपने एहसासात बताइए। पहले तो मैं आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसने इतनी जल्दी वीज़ा और टिकट की फैसिलिटेशन दी है, और इंशाल्लाह आज रात को 3 बजे मेरी वालदा और भाई डॉक्टर खुर्शीद आलम रवाना हो जाएंगे। दूसरी, जहाँ तक एहसासात की बात है, तो इस वक्त
हमें पूरे मुल्क नहीं, बाहर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, अफ्रीका से, मतलब मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं मेरे भाई की बहादुरी के बारे में कि हमारा सर तो फ़ख्र से बुलंद हुआ है जा रहा है। नईम ने जो इस काम से इस फैमिली का नहीं, इस कौम का जो नाम रोशन कर दिया है। मैं इसमें एक बात कहूँगा, जब नईम छोटा था तो टीनेजर थे हम लोग, तो उस ज़माने में ख़त होते थे, ईद कार्ड्स होते थे, और नईम हमेशा जब भी साइन करता था उस पर लिखता था नईम द ग्रेट, नईम रशीद द ग्रेट। हमें नहीं पता था कि वो वाकई इतना ग्रेट निकलेगा। क्या बात है, क्या बात है। रिजवान साहब, जी जी मुकम्मल कीजिए अपनी बात। बाकी ये है कि हमारी जो एक लॉस है हमारी फैमिली में, मेरी वालदा के लिए बहुत बड़ा जो इस सदमे को बर्दाश्त करने की वजह यह है कि जिस बहादुरी से उसने शहादत ली है उसकी वजह से वो सरवाइव कर गई हैं, वरना उनको नईम के साथ जैसी एक लगाव था, मुझे नहीं लग रहा था कि वो सरवाइव करेंगी इस सदमे को। पर उस शहादत की इस बुलंद रुतबे की वजह से उसके आंखों में मैं फ़ख्र देखता हूँ, और हम सारे भाई, फैमिली, दोस्त सारे इतने मतलब खुश भी हैं और खफा तो है ही हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपकी वालिदा को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। यकीनन वो एक शहीद की माँ है, बहुत बड़े रुतबे पर माँ होना और उसके बाद एक शहीद की माँ होना, वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े रुतबे पर फायज हैं। आपकी अपने भाई और भतीजे से आखिरी बार कब बात हुई थी? वो वतन वापस आने के ख्वाहिशमंद थे, जल्द क्या सोच रखा था, क्या बात होती थी आपकी उनसे? अभी तो फ़िलहाल उसके बच्चे पढ़ रहे थे, तो इसकी वजह से नईम का अपना ये था कि वो सेटल उसने पाकिस्तान में होना है। वो पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान में माशी हालत, उसके ऊपर इतनी मेरे से डिस्कशन करते थे, और मेरी आखिरी बार जो डिस्कशन उससे मंडे को हुई थी, और मंडे को जो डिस्कशन हुई थी वो अपने बेटे के रिश्ते के सिलसिले में ही बात हुई थी। तो मई में उसने आना था, तो इसलिए था कि हम आगे देखेंगे, बात चलाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इट कैन नॉट हैपन नाउ। नईम रशीद साहब, अब यकीनन वो एक बड़े रुतबे पर हैं और शहादत के रुतबे पर हैं और बहुत अच्छी जगह पर हैं, और शहीद कभी नहीं मरता, ये हमारा ईमान है। जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान की सियासत को लेकर, पाकिस्तान के मामलात को लेकर आपसे डिस्कस किया करते थे, जो काम उन्होंने कर दिया है, यकीनन बिलाल साहब भी जैसे बात कर रहे थे कि वो हमारे माथे के झूमर की तरह का काम उन्होंने किया है, जो बहादुरी का काम उन्होंने किया है। क्या पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इस तरह के ख्यालात रखते थे, बात किया करते थे आपसे? बिल्कुल, वो ऐसी बातें करता था जिसको आप कई बार उसको कहते थे ये जुनूनी बातें। मतलब वो इस किस्म का था कि वो कहता था कि ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं ठीक हो सकता, ये क्यों नहीं करते आप लोग। तो हम कहते यार तुम न्यूजीलैंड में बैठ के क्यों बातें करते हो, बट नहीं हम कर सकते हैं। और उसको पाकिस्तान का लगाव बहुत ज़्यादा था। वो बच्चों की पढ़ाई और अपने पीएचडी के लिए गया था और फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए रुका हुआ था, पर मुझे इस पर कोई शक नहीं है कि उसको पहले मौके में उसने पाकिस्तान वापस आ जाना था। जैसे कि आपने कहा कि वो पाकिस्तान के लिए सोचा करते थे और वो बात किया करते थे कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये एक जिंदा कौम की, और यानी कि अपने ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन था नईम रशीद साहब को कि उन्होंने खुद भी एक ऐसा काम किया और अपनी कौम के लिए भी वो यही सोचा करते थे कि ये सब कुछ हो सकता है पाकिस्तान में, जो उनकी सोच हुआ करती थी। रिजवान साहब, मैं आपसे आप जाके फेसबुक पब्लिक है सारा, कोई भी जाके आप देख लें उसकी फेसबुक में, व्हाट्सएप के अंदर कोई बात अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई लिख दे या कह दे, वो पीछे पड़ जाता था कि कही क्यों, लिखी क्यों। तो आप उससे उसकी देख लें सेंटीमेंट, कोई बंदा नेगेटिव होगा उसके पास नहीं, वो एक बर्दाश्त करता था। बहुत बड़ी बात है। यकीनन एक मुहिब्बे वतन का यही एक ताल्लुक़ अपने मुल्क के साथ, अपनी सरज़मीन के साथ होता है बिलाल साहब,
कि जब वो मुल्क में नहीं भी है तो अपने मुल्क के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कुछ सुन नहीं सकता। और जिस शहीद की हम बात कर रहे हैं, जिसने न सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन किया बल्कि वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, दुनिया भर के जहाँ जहाँ के मुसलमान 1% मुसलमान भी थे, लेकिन उन तमाम लोगों को बचाने की कोशिश में ये शहादत का रुतबा हासिल किया है उन्होंने। आप देखिए कि अपनी मिट्टी से मोहब्बत, अपने वतन से मोहब्बत के पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बात होती थी तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। देखिए, आपने बिल्कुल बचा की और रिजवान भी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, कोई बहुत ही बदनसीब होगा जो कि मैंने तो आज तक नहीं देखा, जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत ना हो और वो चाहे अपनी रोटी कमाने के लिए बाहर गया हो। ये लोग अपने आप को मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मुजाहिद समझते हैं। और मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि वो जो 23 मार्च को हम जो इज़्ज़त और एहतराम देगी हुकूमत नईम को, वो बहुत छोटी है, क्योंकि जो इज़्ज़त और एहतराम अल्लाह ताला ने उसको शहादत का मर्तबा दे के दिया है और हमारे दिलों में मोहब्बत दी है। जब तक हम लोग जिंदा हैं, यकीन कीजिए, कौन इसकी माँ को अपनी माँ नहीं कहेगा, कौन इसके भाई को अपना भाई नहीं कहेगा, कौन इसके बेटों को अपना बच्चा नहीं समझेगा। ये इज़्ज़त और तौकीर जो है, इसके लिए मुसलमान हर माँ शोहदा पैदा करने के लिए तैयार बैठी है, कोई दो राय नहीं है। ये जो इनकी वालदा है वो पाकिस्तान की असल शक्ल है। वो औरत जिसने अपने माजूर शौहर को छोड़ के वहां लोगों को बचाया और उस दहशतगर्द की गोली का निशाना बनी, वो एक मुसलमान की असल तस्वीर है। यहां पे बहुत बड़ा सबक किरण हमें यह मिलता है कि असल में जो मुसलमानों का बयानिया होना चाहिए था वो ये माएँ, ये बीवियां, ये बहनें, ये बेटियां थी। हमारा बयानिया बनाने वाले जो लोग थे उन्होंने हमें बहुत ज्यादा धोखा दिया और 30 साल जाया किए, ये कह कह के कि जनाब ये हमारी जंग नहीं है। नहीं, ये जंग मजहबी जंग का रंग ले चुकी है, हमें मानना पड़ेगा। ये व्हाइट और ब्लैक की जंग जो है, इस पे जो उसकी बंदूक है उस पे आप देखिए कि वो जिक्र है जो कि 603 का जिक्र वियना में जब मुसलमानों ने हुकूमत की थी उसका बदला लिया जा रहा है। ये माइंडसेट बदलने के लिए एक काम पाकिस्तान को करना चाहिए या मुस्लिम उम्मा को करना चाहिए कि जिस तरह आप बहुत सी स्कॉलरशिप्स यहां से लेके बाहर जाते हैं, आप बाहर की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज को पाकिस्तान की आला तरीन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स दे के बुलाएं और उनको अपने बयानिए की तालीम दें, ताकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे नजरियात के लोग वहां जाके हमारे अच्छे सेल्समैन बने। बिल्कुल, अच्छी बात आगे बढ़ा सकें, अपने मैसेज अच्छी तरीके से कन्वे कर सकें। लेकिन आपने जिस तरह से अंदरूनी तौर पर बात की कि शायद हमारा मैसेज सही तरह से नहीं जा रहा है, उसी तनाजुर में आप दीगर जो आलमी रहनुमा हैं उनकी मनफी सोच को लेकर आप क्या कहेंगे? कि एक हम किरदार देखते हैं न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का, हादसा सानेहा होने के बाद वो किस तरह से स्टेप्स लेती हैं, लोगों के पास जा रही हैं, मुलाकात कर रही हैं, उनका लिबास मुसलमानों की तरह सर ढका हुआ जिस तरह से वो मिल रही हैं, और दूसरी जानिब आलमी रहनुमा या तो उन्हें सांप सूंघा हुआ है या बात नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर बात कर रहे हैं तो मुनाफिकत में कर रहे हैं, मनफी सोच के साथ कर रहे हैं, और एक वो इस्लाम फोबिया। क्या कहेंगे आप इस पर? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस्लाम फोबिया मेरे ख्याल में अब बहुत पीछे रह गया। अब तो गैरत फोबिया और शर्म फोबिया और हया फोबिया जो है इसको आगे आना चाहिए। वो एक औरत है, आपको इस बात का कभी कोई यकीन कर सकता था कि वो औरत होते हुए, एक गैर मुसलमान औरत होते हुए मुसलमानों का दिल जीतने की सलाहियत रखती है? और हमारे यहाँ जितनी क़यादत बादशाहत की है और जितनी ज्यादा यहाँ फरावानी माल की है, इसके बावजूद भी हमारे दिल कितने छोटे और किरदार कितने नरम निकले कि हम इकट्ठे हो के उसका वो साथ नहीं दे सके जो हमें देना चाहिए था। मेरे ख्याल में उसने रियासत में रहते हुए सियासत भी की हो तो वो कामयाब सियासत है। हमारे ममालिक में, मुसलमान उम्मा में लोग रहते हुए अपनी बादशाहत के होते हुए भी ये किरदार नहीं पेश कर सके कि वो उस औरत के साथ अपने कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमानों के लिए खड़े होते। मेरे ख्याल में ये इंतहाई शर्मनाक और हया वाली बात है। अगर हया ना हो तो फिर अल्लाह ताला उन पे से रहमत उठा लेता है। बिल्कुल, और अब जैसे कि आपने बात की तो इसी तनाजुर में हम आगे मजीद भी बात करेंगे कि ये बात सिर्फ ताज़ियत तक महदूद नहीं है या फिर उनके जस्टिस तक महदूद नहीं है कि वो गई है या मुलाकात कर रही हैं या नमाजियों से मिल रही हैं, बल्कि गन कवानीन में फौरी तौर पर तब्दीली का फैसला किया गया। बिलाल साहब, मैं इस पर आपसे कमेंट लूँगी, लेकिन इससे पहले रिजवान साहब की जानिब जाना चाहती हूँ। रिजवान साहब, पाकिस्तानी हुकूमत का किरदार और न्यूजीलैंड की हुकूमत का किरदार कैसा देखा आपने इस सानहे के बाद, इस हादसे के बाद? जब तक जो मुझे इतलात है कि अभी तक उन्होंने एक गनमैन को मर्डर के लिए चार्ज किया है, जबकि अटैक 2 मसाजिद में हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने सारे मर्डर्स को
पकड़ा है या नहीं पकड़ा, और उसके पीछे जो है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ये एक बंदे का काम नहीं है। जिस तरीके से ये प्लान काम हुआ है, इसके अंदर पीछे काफ़ी प्लानिंग है, रिसोर्सेज इस्तेमाल हुई हैं जी। इस पे न्यूजीलैंड गवर्नमेंट क्यों चुप है? मैं जानना चाहूँगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या है, व्हाट इज़ एक्चुअली बिहाइंड दिस एक्टिविटी जो इन्होंने एक्शन किया है इस टेररिस्ट ने। ठीक है, आप न्यूजीलैंड की हुकूमत पर पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये है कि हाँ, उनके को बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, और उन्होंने हमारी जो नईम की बेवा हैं और उनके बच्चों की बताया है कि वो उनकी अब जिम्मेदारी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट लेगी। ये बहुत अच्छा इक़दाम है, बट फिर भी ये जो वाक़या हुआ है इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। वी नीड टू नो द ट्रूथ। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये वाकई सवालिया निशान है। एक 19 मिनट का, इसके अंदर एक पूरा 19 मिनट का एक तवील फासला है। स्टेटस अपडेट होता है, उसके बाद फेसबुक पर लाइव जाता है, अपना मंशूर भी पेश किया गया है, और उससे पहले इसके साथ मजीद 4 लोग भी मौजूद हैं। यकीनन आप सही कह रहे हैं रिजवान साहब कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और आप क्योंकि शहीद की फैमिली से हैं, आपका पूरा पूरा हक बनता है कि आपको इसका जवाब भी मिले। बिलाल साहब, जो हम बात कर रहे थे कि न सिर्फ इससे पहले का जो सवाल उठाया रिजवान साहब ने, बिल्कुल इसका जवाब इनको यकीनन मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ ताज़ियत तक बात महदूद नहीं है, बल्कि अमली इक़दामात भी किए जा रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन देखिए ये भी हमें बात बड़ी बावर कर लेनी चाहिए कि ये साहिवाल नहीं है, ये न्यूजीलैंड है। यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलेगा, और जो कुछ होगा वो सामने होगा। हो सकता है कि हम तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाना ना ठीक समझें कि पहुँचानी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगले आने वाले 10 सालों में 15 सालों में यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा ना हो। अगर 19 मिनट और 36 मिनट में उन्होंने उसको पकड़ लिया और 19 मिनट उनको नहीं पकड़ सके, तो ये बहुत लंबी बात है। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूं रिजवान साहब, उनकी पुलिस ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पब्लिक किया है कि ये एक ही आदमी था जो दोनों मसाजिद के अंदर गया और इसने मारा। दूसरी मस्जिद में रेजिस्टेंस उसको मिली, वहां पर भी एक आदमी से, जो कि वो वहां से भागा। लेकिन ये रेस्ट अश्योर्ड है कि यहां पे जो कुछ भी हुआ वो उसी मुल्क के कवानीन के तहत होगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा हमारा बाशिंदा है, वापस कर दो। न्यूजीलैंड ने कहा नहीं, उसने हमारे मुल्क में ये जुर्म किया है, उसको सजा हमारे कानून के मुताबिक मिलेगी। वो मुल्क अपनी टांगों पे खड़ा है, हमारी तरह साहिवाल की टांगों पे नहीं खड़ा, इसलिए इंसाफ होता नजर आएगा, लेकिन उनके कानून के मुताबिक। बिल्कुल उनके कानून के मुताबिक, और शायद ये चीजें हमें सीखने की भी जरूरत है। अगर हम मिसालें देते हैं, अगर हमारे वजीर आज़म या दीगर लोग मिसालें देते हैं यूरोप की और दीगर जगहों की, तो जिस तरह से वहाँ पर इंसाफ का तकाजा पूरा होता है, जिस तरह से कानून की अमलदारी होती है, शायद उसकी भी जरूरत है कि यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान रशीद साहब। मेरे ख्याल में हमारे हाकिमों को यह भी समझना चाहिए कि सिर्फ इंग्लैंड के अंदर और यूरोप में इलाज नहीं होता, वहाँ पे इंसाफ भी होता है। बिल्कुल, रिजवान रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल कुतुब साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप दोनों सबूत थे, इस टॉपिक पर बात कर रहे थे। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो काफ़ी सारे दिनों से डील और ढील की बातें सुन रहे हैं। पहले तो सिर्फ हुकूमत की जानिब से आवाज़ें आ रही होती थी, अब ऑपोजिशन में से भी कहीं ना कहीं से आवाज़ें आ जाती हैं। ये आवाज़ें क्यों लग रही हैं, आखिर आगे क्या होने जा रहा है, इस पर तफसीली तौर पर बात करनी है मैंने, लेकिन ब्रेक के बाद। एनआरओ नहीं होगा। एनआरओ इनसे मांग कौन रहा है? किसने एनआरओ मांगा, किस वक्त मांगा? मैंने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को एनआरओ मांगते सुना और देखा। बाद लोग जरदारी साहब का भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की बात करते हैं। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। किसी किस्म की डील नहीं होगी, कोई आगे एनआरओ साइन नहीं होगा। मैं एनआरओ के ऊपर लानत भेजता हूँ, लानत भेजता हूँ। अब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, एनआरओ और डील का जिक्र जबान जबान पर है, अपने पराए सब कह रहे हैं, दाल में कुछ काला जरूर है। तब्दीली सरकार के वजीर मुराद सईद तो अक्सर ऐवान के अंदर भी एनआरओ के ख्वाहिशमंदों का जिक्र कर चुके हैं, और एक दो नहीं, वो तो 6 लोगों को जानते हैं। सुने जरा, याद करेंगे पहले। मुझसे इनके 7 रहनुमाओं ने एनआरओ मांगा, लेकिन केसेस चलेंगे। जो पहला बंदा जिसने
अप्रोच किया वो यहाँ पे इस ऐवान में अभी भी बैठा हुआ है और इंशाल्लाह नाम भी लूंगा। अब तक तो खैर नाम नहीं लिया मुराद सईद साहब ने, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को भी इस बारे में खूब इत्तलात हैं, वो तो ऑप्शन भी दे रहे हैं। सेहत के ऊपर खेल के अकाउंटेबिलिटी रुक जाए। अगर आप समझते हैं कि आपने लाजमन बाहर जाना है और आपकी सेहत खराब है, प्ली बारगेन की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। एक फरारी कैंप जो खुला हुआ है लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में, ब्लैकमेल हो रहे हैं आपकी वजह से, क्योंकि मीडिया जो है वो कहता है इतना बड़ा लीडर है जनाब उसका इलाज नहीं हो रहा सही। सियासत खेलनी है वो PMLN की अपनी चॉइस है। और अगर मैं वजीर रेलवे शेख रशीद साहब की बात करूं तो वो तो जनाब आजकल कुछ ज़्यादा ही तरंग में दिखाई दे रहे हैं, मुखालिफिन पर तनकीद भी ज़रा कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़कर कर रहे हैं और साथ साथ इस मामले पर ये कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उनको NRO मांगते देखा और सुना भी है शेख साहब ने। मैंने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को NRO मांगते सुना और देखा। मैंने अपनी कब्र में जाना है, ना मरियम बेटी का मुझे को पता है, ना नवाज शरीफ का पता है, ना आसफ जरदारी का पता है। जिसका देखा पढ़ा और सुना है वो टीवी पे आके मेरे से मुकाबला कर ले, ज्यादा से ज्यादा मेरी सियासत चली जाएगी ना, यही होगा। शेख रशीद दावे कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ये बात मानने को हरगिज तैयार नहीं है। फ्लोर पर उन्होंने ये इस बात का इजहार किया कि आखिर कौन मांग रहा है, देखिए। लीडर हाउस से तो पूछे किसने NRO मांगा, किस वक्त मांगा, किस तारीख को मांगा। मैं NRO के ऊपर लानत भेजता हूँ, वो साबित करते हैं सच्ची गवाही के साथ। मैं हमेशा की सियासत छोड़ दूंगा बिल्कुल। अब शहबाज शरीफ साहब बेशक ना माने, लेकिन उनके सवालों के जवाब खुद ऑपोजिशन के दीगर रहनुमा दे रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर अताउर रहमान ने ऑपोजिशन की कमज़ोर पोजीशन की वजह भी बताई थी कुछ दिनों पहले। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, आपने भी जिक्र किया कि हमारे इदारों के खौफ से कुछ सियासी पार्टियां अपना वतीरा, अपना तरीक़ाकार बदल देती हैं। सियासी पार्टियों में भी कुछ कमज़ोरियां होती हैं, तो हम किस बुनियाद पर खौफ करें? कब कौन इनको समझाएगा कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह और ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद? तो अताउर रहमान अपनी इस बात में कह रहे थे कि बड़ी जमातों की कमज़ोरियाँ इत्तेहाद में रुकावट हैं, ऑपोजिशन जमातों के शिकवे बढ़ रहे हैं। नेशनल पार्टी के रहनुमा सेनेटर ताहिर बजंजो कहते हैं तासुर है कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ अपने लिए रास्ते निकाल रहे हैं। बाज़ लोग जरदारी साहब का भी कह रहे हैं कि वो भी रास्ता निकालने की तलाश कश कर रहा है। बाज़ लोग शहबाज शरीफ की बात करते हैं, लेकिन राय तो है। लेकिन देखो, जब माजी की गलतियों को आप दोहराते हैं तो रिजल्ट तो वही आएगा ना। ताहिर बजंजो कह रहे हैं कि नून लीग अपनी ज़रूरत के लिए पीछे हटी तो नेशनल पार्टी अपने फैसले करने में आज़ाद होगी। छोटी ऑपोजिशन जमातों की जानिब भी NRO की आवाज़ें वहाँ से आ रही हैं, लेकिन कोई कुछ भी कहे, वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है। यकीनन सबको याद भी होगा, बार बार दोहराते भी रहते हैं, किसी करप्ट और लुटेरे से डील नहीं होगी, किसी को किसी किस्म का NRO नहीं दिया जाएगा। करप्शन के साथ किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूंगा। जिन लोगों ने इस अवाम का पैसा लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से जो बाहर लेके गए हैं, उनसे किसी किस्म की ना मुफाहमत, ना कॉम्प्रोमाइज, ना डील होगी। किसी किस्म की डील नहीं होगी। कोई आगे NRO साइन नहीं होगा। मान लें हुकूमत डील के लिए तैयार नहीं है और मान लें ऑपोजिशन डील लेने का कोई इरादा नहीं रखती, लेकिन फिर भी डील इसका जिक्र आखिर बार बार क्यों हो रहा है, हर जबान पर क्यों है? इस पर बात करने के लिए राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ खालिद अजीम साहब भी मौजूद हैं। राना साहब, डील का जिक्र क्यों सियासतदानों की जबान पर मुसलसल आ रहा है? बाज़ वज़रा के बाद छोटी ऑपोजिशन जमातें भी इसका तासुर दे रही हैं, सिर्फ वज़ीर आज़म इनकारी है। देखें, ये हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब खुद भी और उनके एक मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, और दूसरा है कि ये पिंडी का शैतान है, बड़ा ही बेगैरत और घटिया इंसान है, वो है। ये लोग जो हैं ये सिर्फ यानी अपने सियासी बयानिए को जोरदार करने के लिए, अपनी जुबान आवरी के लिए, अपोजिशन के खिलाफ अपनी गुफ्तगू को ज्यादा मौसर बनाने के लिए जो है वो इन लफ्जों को इस्तेमाल करते हैं। चोर है, डाकू है, डील हो रही है। हालांकि ये उनको भी पता है। राना साहब कता कलामी की माजरत सर, लेकिन शेख साहब कह रहे हैं मैंने NRO मांगते देखा है, सुना है।
देखिए, अब इस बेगैरत इंसान की मैं क्या बात करूं। सर अगर आप तमीज़दार लफ्जों में भी बात करेंगे तो आपका पूरा मैसेज जाएगा राना साहब। आदमी इतना घटिया इंसान है ये कि इसके लिए तमीज या इसके लिए ये लफ्ज जो है, ये मैं समझता हूँ कि घटिया और बेगैरत जो लफ्ज है, उन लफ्जों की तौहीन है कि मैं सर ये भी समझ लीजिए कि नेशनल टीवी के लिए इस तरह के लफ्ज अच्छे नहीं है। नहीं, देखें ये इस आदमी के लिए तो सूट करते हैं ना सर, वो कहीं और आप दे सकते हैं सर। टीवी पर ये चीज अच्छी नहीं लगती। आप बात पर आ जाइए, आप मौकफ पर आ जाइए, आप अपना मौकफ दीजिए। शहबाज शरीफ के लिए वो कह रहे हैं मैंने मांगते भी देखा है, सुना भी है। इस बेगैरत की जब इस किस्म की घटिया गुफ्तगू आप टीवी पे सुनाएंगे तो फिर इसका जवाब टीवी पे चलेगा ना, वो कहाँ पे चलेगा फिर? या तो ये है ना कि इस किस्म के गंदे इंसान को जो है वो जब इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करो आप ना दिखाया करें। जब आप गुफ्तगू दिखाएंगे उसका हवाला देंगे। राना साहब, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आप शेख रशीद साहब को लेकर कुछ ज्यादा ही गुस्से में हैं। आप थोड़ा सा अपने लफ्जों को चुन लीजिए। मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ। खालिद साहब जी। मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल मेरा कंसिडर्ड व्यू है कि ये बहुत गंदा इंसान है, बड़ा घटिया इंसान है, और इसकी जो है वो इसका माजी, इसका हाल, इसका जो है वो। खालिद अजीम साहब, सर नेशनल पार्टी के रहनुमा सेनेटर ताहिर बजंजो कह रहे हैं तासुर ऐसा है कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अपने लिए रास्ते निकाल रहे हैं। कितनी सदाकत आपको लग रही है इस बात? देखें जी, ताहिर बजंजो साहब की अपनी मालूमात होंगी। अब देखना तो ये है कि जो शख्स इस मामले में सामने है वो क्या उसके हवाले से क्या उसको ओन करता है या नहीं। इसमें हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जहाँ कोई एक शख्स एनआरओ मांगने वाला या लेने वाला है, दूसरी जानिब एनआरओ देने वाले को भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर तो उससे मुराद उनकी हुकूमत है तो हुकूमत की तरफ से तो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे भी इस बात से इनकार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम एनआरओ किसी को नहीं देंगे, और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए इस बात की कहीं गुंजाइश मौजूद नहीं रहती। अगर एनआरओ किसी और इदारे ने देना है तो मुझे उसकी समझ नहीं आती। अगर किसी अदालती फैसले के तहत कोई रिलीफ मिलता है, चाहे वो शहबाज शरीफ को मिले, नवाज शरीफ साहब को मिले या किसी और को मिले, तो मैं ये समझता हूँ उसको हमें अदालती फैसला कहना चाहिए। उसके बारे में जो शख्स एनआरओ का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो तौहीन अदालत का इर्तिकाब करेगा। अब रही ये बात, देखें ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनके शकूक व शुबहात थोड़े से इस मामले में इस वजह से उठते हैं जब आपका एक दिन बयानिया जो है वो बहुत सख्त हो, बहुत तगड़े अल्फाज में आप अपने मुखालिफ को ललकार रहे हों, और उसके बाद आप उसका रुख तब्दील कर लें और उस चीज़ को छोड़ दें, तो फिर शकूक व शुबहात उठना शुरू हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब सिविल बालादस्ती के हवाले से, वोट को इज्जत दो के हवाले से उनका मौक़िफ़ किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन वो जिस शदोमत से वो चीज़ उठाया करते थे, अब एक तवील अरसा हो गया उस किस्म की कोई चीज़ उनकी तरफ से सामने नहीं आती। सेम इज़ द केस विद मरियम नवाज साहिबा। उनके अपने वालिद साहब की सेहत के हवाले से, उनके इलाज के हवाले से तो बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन वो जो असल मामला था जिसमें ये कहा जा सकता है कि वो मुल्की पॉलिटिक्स में जो वो रोल प्ले करती रही है माजी में, वो कहीं दिखाई नहीं देता। तो उसके बाद फिर अगर शकूक व शुबहात कोई शख्स उठाना चाहता है, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो या अपोजिशन की तरफ से, जैसे आपने मौलाना ताउर रहमान और ताहिर बजंजो साहब का हवाला दिया है, अगर उनकी तरफ से इस किस्म की कोई चीज़ आती है तो फिर कुछ लोग उसको दुरुस्त समझना भी शुरू हो जाते हैं, या ये कहा जा सकता है कि उनके अपने साथियों की तरफ से इस किस्म की बातें सामने आना शुरू। जो मैं राना साहब से भी बात करना चाह रही थी, एक तरफ शेख रशीद शहबाज शरीफ की जानिब से एनआरओ मांगने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज कहती है कि नवाज शरीफ से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 5 रोज से कोई राब्ता नहीं हुआ है। इस बारे में भी जरा बात कीजिएगा। जी देखिए, अगर इसके हवाले से कोई ऐसी चीज़ है तो उनको कोई ठोस बात सामने लेके आनी चाहिए। दोनों को एक तयशुदा शेड्यूल, जी एक तयशुदा शेड्यूल है नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात का। अगर उस मौके पे उनको किसी ने रोका है तो उसका कोई टेंजेबल प्रूफ जो है वो सामने आना चाहिए। मीडिया इतना वाइब्रेंट है, वो सारी की सारी उस चीज़ को बहुत अच्छे अंदाज में अगर उठाना चाहें, मैं फिर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि अगर वो उठाना चाहें
तो ये बातें छुप नहीं सकती कि अगर कोई ऐसा फंडामेंटल राइट उनका मुझे याद है पिछले हफ्ते मरियम नवाज साहिबा ने खुद ही बताया था उनकी तबीयत की वजह से, उनकी तबीयत को लेकर शायद जो मुलाकातें शेड्यूल होती हैं या जिन लोगों की आमद होती है वहां पर वो नहीं हो पाएंगी। अब उनकी जानिब से ये ट्वीट आ रहा है कि 5 दिन हो गए, 5 दिन से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी सेहत के हवाले से नहीं बताया जा रहा है, कोई राबता नहीं हुआ है। तो इस तरह के ट्वीट कर देना मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, आप समझते हैं बगैर किसी प्रूफ के इस तरह की बात कर देना क्या दुरुस्त तासुर है या फिर वाकई सेहत को सियासत की नजर किया जा रहा है? देखें जी, मेरी समझ के मुताबिक उन्होंने जो वो पहले स्टेटमेंट दिया था वो आम लोग जो उनसे मिलने के लिए वहाँ पे आते हैं, उनकी पार्टी का रहनुमा है, कारकुन हैं, उनके हवाले से शायद उन्होंने बयान दिया था। मेरा ख्याल है कि ये अपनी मुलाकात ना होने के बारे में उनका मौक़िफ़ वो नहीं था। अब वो जो कह रही है कि 5 दिन हो गए हैं हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, तो वो शेड्यूल जो है वो जो एक जारी हुआ है जेल खाने के हुकाम ने जो जारी किया है उसके मुताबिक वो मुलाकात पे जाएं। अगर कोई इस किस्म की चीज़ है तो वो उसको उठा सकती हैं और मीडिया हर चीज़ को दिखाता है। अगर कोई इस किस्म की उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है तो उसको वो उठा सकती हैं बशर्ते कि वो उठाना चाहें। अगर उसमें उनको समझती है कि उनका अपना कहीं केस खराब हो जाएगा किसी जगह पे, उनको आगे से जो सहूलत मिल सकती है वो सहूलत मिलने में कोई रुकावट पैदा हो सकती है, तो मुमकिन है वो किसी मसलहत का शिकार हो जाए। लेकिन अगर वो किसी मसलहत का शिकार नहीं है तो इस चीज़ को वो पूरी तरह से उठा सकती हैं। खाली ट्वीट से ये काम नहीं चलेगा, इसके लिए तो फिर थोड़ा आपको मैदान में आना पड़ेगा। अगर वाकई आपको कोई रिलीफ चाहिए तो उस रिलीफ के लिए आपको कोई अमली इक़दाम करना होंगे। आप जाएं वहां पे मुलाकात के टाइम पे, और अगर वहां पे अगर आपको कोई रोकता है तो आप उनको एक्सपोज करें। लेकिन दूसरी जानिब से इस किस्म के चीजों की नफी की जा रही है कि जी कोई इनको रोक नहीं रहा, जो शेड्यूल है उसके मुताबिक मुलाकात की उनको इजाजत है। मैं ये समझता हूँ कि फिर ठीक है, अगर रिलीफ चाहिए, अगर अपनी बात को साबित करना है तो फिर उसके लिए सिर्फ ट्विटर का मैदान नहीं, उसके लिए फिर अमली मैदान पड़ेगा और अपनी बात को साबित करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद अजीम साहब, आप साथ मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज़ PSL का मैच सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। कराची जीत रहा है, कराची चमक रहा है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस हो गए। इस पर एक मैच जनाब कल और भी था, एक मुकाबला कल और भी था। आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है, आप लोगों को याद है या नहीं याद है, लेकिन जो मुकाबला कल हुआ है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। शायकीन क्रिकेट ने खेल के मैदान को सियासी मैदान बनाया। PSL के फाइनल में शायकीन का सियासी जोश भी खूब नजर आया। मैदान में न सिर्फ पेशावर ज़ल्मे और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच हो रहा था, बल्कि पीपल्स पार्टी और PTI की मकबूलियत का मैच भी यहाँ पर चल रहा था। बिलावल भुट्टो नज़रअंदाज हो रहे थे, असद उमर के लिए जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। सोशल मीडिया पर नेशनल स्टेडियम की वीडियो वायरल हुई। कराची के क्रिकेट शायकीन ने वफाकी वज़ीर ख़जाना का बड़ा शानदार, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। असद उमर पज़िराई मिलने पर फूले नहीं समा रहे थे। मंजर दिखाती हूँ आपको। लेकिन बिलावल भुट्टो की आमद पर शायकीन ज़्यादा पुरजोश ही नहीं दिखाई दिए। हाथ मिलाने के लिए भी 1-2 शायकीन ही आगे बढ़े। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का दावा है कि ये वीडियो पुरानी है। ने वहाँ पर नारेबाजी की और बिलावल साहब के खिलाफ। अब उन हवाले से आपका क्या कहना है? दूसरा, आज अपोजिशन लीडर ने बिलावल को कहा बिला वजह भुट्टो, इस पर आप एक वो किले पुनः लगाया, पिछले साल का है वो भी निकला। एक वो किले पुनः लगाया, पिछले साल का है वो भी निकला। हालांकि सईद गनी के बेटे साहब कल बहुत ज़्यादा उदास थे पेशावर ज़ल्मे के हार पर, लेकिन उसके बाद ये जो रिएक्शन उनको मिला है शायद वो इसको छुपाना चाहते हैं या फिर इस पर जवाब नहीं देना चाहते। सईद गनी ने तो फिर भी कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन वज़ीर आला सिंध से जब इस बारे में सवाल हुआ तो वो तो बिल्कुल ही जवाब गोल करके, ये भी देख लीजिए। वो छोड़ें देखें,
हमने तो ये मैच कराया था भाईचारगी। मैंने कहा ना कि ये लोगों ने जो हरकतें की हैं ना, उनकी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन मुझे खुशी ये हुई है कि पूरे पाकिस्तान के चेहरों पे, जैसे आप सब अभी मुस्कुरा रहे हैं, इस PSL का ये कमाल हुआ है और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से हुआ है। अब पीपल्स पार्टी के दावे चाहे जो भी हों, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने वज़ीर आला सिंध को देखा, उनकी जानिब से बड़ा पुरजोश खिताब किया गया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम लेकर आए हैं और अब अगले तमाम मैचेस पाकिस्तान में लेकर आएंगे। स्टेडियम में फाइनल कोटा ग्लैडिएटर्स ने जीता, लेकिन अगर जिस मुकाबले का मैं आपसे आगाज़ से जिक्र कर रही थी कि एक और मुकाबला भी हो रहा था, तो ये मुकाबला हो रहा था मकबूलियत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और शायद पीपल्स पार्टी का। और इस मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान यकीनन मारा है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को गोल कर रही है या फिर जवाब नहीं देना चाह रही। पाकिस्तान में PSL सीज़न 4 इसका कामयाब इनेकाद हुआ, रंगारंग इख्तितामी तकरीब दुनिया ने देखी कि पाकिस्तान जीत रहा है। कराची के अवाम के चेहरों पर एक एतमाद था, रौनक थी। बता रहा था हम कराची वाले तमाम दुनिया को बता रहे थे कि इस वक्त कराची झूम रहा है, पाकिस्तान मुत्तहद है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, वो ये थी कि कराची तो मुत्तहद नजर आया, लेकिन कराची के दावेदार कहीं नजर नहीं आए। शहर में अमन क्या कायम हुआ, रौनकें लग गई, आलमी तवज्जो का मरकज बनने पर समंदर पार किसी को थोड़ा सा तो दुख हुआ होगा, शायद शर्म भी आई होगी। हालात बदल रहे हैं, इसी शहर पर खुदा की रहमतें और बरकतें अब नाजिल हो रही हैं। कराची वाले ही नहीं, सारे पाकिस्तानी इस अहम इवेंट की कामयाबी पर खुशी से झूम रहे हैं। ये नियत, ये इत्तेहाद, ये जोश खेल की बदौलत मिला है। यही वजह है कि आइंदा साल पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस मुल्क में ही करवाए जाने का फैसला किया गया है। खुशी के इन यादगार लम्हात में मुल्क के सरबराह भी आवाम के दरमियान रहे। सूबाई हुकूमत के रहनुमा क्रिकेट शायकीन के साथ मैच एंजॉय कर रहे थे। बेशक कराची वालों को PSL 5 का अब इंतज़ार रहेगा मज़ीद। इसका तो था ही, सालों पहले जो रौनक मान पड़ गई थी वो लौट आई है। कराची जगमगा उठा है। आलमी खिलाड़ी भी यहाँ की मेहमान नवाजी के मद्दा हुए हैं, बड़े खुश हुए हैं। और इन तमाम हालात में सवाल ये उठता है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आखिर थी कहाँ। पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक इस वक्त साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेती हूँ। नईमुल हक साहब, बहुत इम्पॉर्टेंट कल का दिन था तमाम कराची वालों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से हमने गैर मुल्कियों को वेलकम किया, जिस तरह से हमने सरहद पार भी एक आग लगाई कि पूरी की पूरी कौम मुत्तहद दिखाई दे रही है। इन हालात में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट नज़र नहीं आई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट क्यों माजी की तरह शहर की सबसे बड़ी जमात होने की दावेदार अब कहाँ गायब है? क्या अपने मसाइल में इतने उलझ गए हैं कि शहर आज चमक रहा है, दमक रहा है, तो आप लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? नहीं किरण, बात ऐसी नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ कैमरे के हाथ से देख रही हैं, लेकिन शहर को भी आप दूसरे आंखों से भी और दूसरे ज़राए से भी मालूमात करें। MKM पाकिस्तान बहुत ही रेलिवेंट रही है और MKM के टॉप लीडरशिप भी मुख्तलिफ मौक़े पे प्रोग्राम देखने चाहते रहे हैं। इसके साथ साथ MKM पाकिस्तान ने रोजाना की बुनियाद पर बिलखसूस फाइनल में कराची में 100 से ज़्यादा जगहों पर कराची वाली कल मैंने भी पूरे इवेंट को देखा है। मुझे तमाम चेहरे नजर आ रहे थे, मुझे गवर्नर नजर आ रहे थे, मुझे वजीर आला दिखाई दे रहे थे, आर्मी चीफ को मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को देखा। मैं मेयर कराची को मिस कर रही थी, शायद मुझे उनका चेहरा नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का कोई खास चेहरा दिखाई नहीं दिया। आप बता सकते हैं कौन कौन था वहाँ पर? हाँ, मेरा ख्याल MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान मौजूद थे और उनसे मेरा ख्याल सैकड़ों की तादाद में लोगों ने मुलाकातें की। इसी तरह मेयर कराची वसीम अख्तर वहाँ पे मौजूद थे, उनसे भी सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनसे मुलाकातें की, हाथ मिलाए। ताहम आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब TV के ऊपर मुख्तलिफ लोगों के चेहरे दिखाए जा रहे थे तो MKM को एज यूजुअल इसे दूर रखा गया। लेकिन इसके बावजूद MKM पाकिस्तान ने क्या किया, अपने लोगों के लिए शहर में 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों पर स्क्रीन लगाई है और उन स्क्रीन पे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, मर्द, बुजुर्ग, नौजवान मौजूद रहे हैं। और MKM की पूरी टॉप लीडरशिप उन तमाम सैकड़ों जगहों पे दौरे करती रही, उनके दरमियान बैठी है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। MKM को दूर रखा गया उस वक्त जब वो चेहरे दिखाए जा रहे थे, जब पाकिस्तान के बड़े चेहरे और जिन लोगों को ये क्रेडिट जाता है कि आज शहर में अमन कायम है, आज मुल्क में अमन की फिजा है, आप कह रहे हैं कि उस दौरान MKM के चेहरों को दूर रखा गया, क्यों?
देखिए ना, जब एमकेएम के टॉप लीडरशिप वहाँ मौजूद थी और एमकेएम के टॉप लीडरशिप को टीवी पे नहीं दिखाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम खुद ब खुद इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन हमें इस बात की बड़ी खुशी है, हमारे चेहरे दमक रहे हैं, हमारे दिल खुशी से फूलन ही समा रहा है कि इस शहर में इतना बड़ा इवेंट हुआ है। कराची के लोगों ने रोज़ाना की बुनियाद पे हाउसफुल शो किया है, लोग खुशियों से लबरेज हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके तमाम क्रेडिट कराची के अवाम को जाता है, वफाकी हुकूमत को जाता है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी जाता है, सूबाई हुकूमत को जाता है और मेयर कराची को जाता है कि इन तमाम लोगों ने अपनी कोशिशों काविशों के साथ इतना अच्छा, इतना ऑर्गेनाइज और इतना कामयाब और भरपूर प्रोग्राम किया है। इसमें एमकेएम पाकिस्तान रिलेवेंट रही है। आपने कहा कि इस वक्त हम खुश हैं और क्या क्या कुछ पीएसएल के दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से किया गया, वो तमाम चीज़ें आपने बताई। लेकिन पीपल्स पार्टी को तो आप देखिए ना, वजीर आला साहब वो तो क्रेडिट समेट रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। आप लोग कहाँ हैं? अगर कुछ किया तो वो कुछ ना कुछ तो दिखाई देना चाहिए था। क्या सबने मना किया हुआ था? क्या सबके कैमरे बंद थे? कुछ नहीं दिखाई दिया? कहाँ किया आप लोगों ने? कुछ नजर नहीं आया? तमाम के तमाम टॉप लीडरशिप जिसे कहते हैं ग्राउंड में मौजूद थी, अवाम के दरमियान मौजूद थी, स्टेडियम पे भी मौजूद थी। और मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर आला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची को भूल जाते हैं, या अगर जो पीसीपी है ये प्रोग्राम करते हुए कमिश्नर कराची को ग्राउंड पे खड़ा करता है। और एक लफ्ज में प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। आप समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो 30 साल तक एक टैका रखा है, एक आप लोगों का नाम रहा है, हुक्मरानी रखी है शहर में, आज एक ऐसे हालात हैं कि जब पूरी कौम इस वक्त मुत्तहिद है, क्या आप समझते हैं कि आप लोगों की ये जाती लड़ाइयों की नजर हो गया है कि आज आप अपने सबसे कमजोर तरीन दौर से गुजर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, बल्कि एमकेएम हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। अपने अवाम, अपने कारकुनान, अपने वोटर के दरमियान मौजूद है और उनके लिए बेहतर से बेहतर कोशिशें कर रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे क्या आने वाला वक्त में, चाहे वो आने वाला लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो या कोई भी बाई इलेक्शन हो, आप महसूस कर रही होंगी कितनी मजबूत हो रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हर बाई इलेक्शन में हमारे आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में शायद इस बात का पता चल जाएगा आप लोगों को भी और आवाम को भी बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हसन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आप मौजूद थे मेरे साथ। गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की थी इस हवाले से और आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कमेंट हमने इस पर ले लिया कि आखिर क्या हुआ है, क्यों इतनी कमज़ोर ये जमात है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने।